आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला करते हुए तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि सब सामान महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है, लेकिन क्या इसका थोड़ा सा भी फायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या फिर किसानों को हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और टैक्स वसूली है। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा है कि सरकार संसद का समय बर्बाद कर रही है, संसद में कार्यवाही के दौरान विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। संसद का और समय व्यर्थ मत करो। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर की कटिंग शेयर की, जिसके मुताबिक तेल के जितने दाम बढ़ गए हैं और लोगों के लिए खाने पीने के दामों में बढ़ोतरी हुई है। खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई जून में 5.15% तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने कहा कि खाया भी मित्रों को, खिलाया भी, बस जनता को खाने दो। आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने निशाना साधा है सरकार पर महंगाई को लेकर। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है, पहले भी कई बार राहुल गांधी ट्विटर के जरिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से सवाल करते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। सब सामान महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है, ये राहुल गांधी का कहना है। लेकिन देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियां, विपक्ष संसद में अपने मुद्दों को उठाना चाहता है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं की जाती है, उस पर चर्चा से बचा जाता है। सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको संसद में उठाया जा रहा है। हम आजकल देख रहे हैं, जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तभी से लगातार हंगामा हो रहा है। हर रोज हंगामा होता है और उसी हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। ना कोई चर्चा होती है, ना कोई बिल पास होता है, ना ही कोई प्रस्ताव आता है। पैगासस एक ऐसा मुद्दा हो गया जिसको लेकर रोजाना विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर हम देख रहे हैं और संसद के अंदर जो हंगामा होता है उसको भी हम देखते हैं। किशोर कुमार झा हमारे साथ कांग्रेस से इस समय जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से का पक्ष रखेंगे। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी किशोर जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी 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 किशोर जी, राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं महंगाई को लेकर। अब संसद एक तरफ चल रही है, हम वहां पर देखते हैं सिर्फ हंगामा होता है, बाहर मुद्दों को उठाया जाता है, वहां पर भी हंगामा होता है, लेकिन आप लोगों की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कमी कहां पर रह जाती है? यही कांग्रेस का या संपूर्ण विपक्ष का या राहुल गांधी का कहना है कि जो सरकार पूरी तरह तानाशाह के लाइन पे चल रहा है। ये विपक्ष के नेता जो आवाज, राहुल गांधी जो आवाज उठा रहे हैं, ये देश के लोगों का आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी आज देश की जरूरत बन गए हैं, लोगों का आवाज उठा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल 100 से ऊपर बिक रहा है, सरसों तेल का दाम इसी हिसाब से बढ़ रहा है। महंगाई चरम पे है और जनहित के जो मुद्दे हैं अगर राहुल गांधी उठाना चाहते हैं तो सरकार सुनना नहीं चाहती, इस पे कोई बात करना नहीं चाहती। सरकार केवल अपनी बात कर रही है। लोगों का जो बात है, लोगों की जो इस महंगाई से समस्या है, देश में जीने का आम उपभोक्ता की जो वस्तुएं चरम सीमा पर पहुंच रही है महंगाई में, इस सवाल को राहुल गांधी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। ना हाउस पे इस पे कोई बहस कराना चाहते हैं, ना हाउस से बाहर लोगों की बात सुनना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस समय संदीप त्रिवेदी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संदीप जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं और सरकार पर निशाना भी साधा जाता है और इस मुद्दे को लगातार, महंगाई के मुद्दे को अब से नहीं बल्कि कई महीने से उठाया जा रहा है। सरकार पर कोई असर नहीं होता है?
नहीं, देखिए महंगाई को लेकर मैं एक चीज बता दूं। पहली चीज तो राहुल गांधी इतने प्रभावशाली नेता हैं कि जिनसे खुद की आवाज नहीं उठाई जाती है, उनकी खुद की आवाज को उठाने के लिए उनकी माँ को आगे आना पड़ता है, तो वो जनता की आवाज क्या उठाएंगे। दूसरी चीज, महंगाई को लेकर मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं कि मुझे कोई कांग्रेस का नेता ये बता दे कि पिछले 6.5 साल में किस वस्तु पे मोदी जी ने टैक्स बढ़ाया है। 90% आइटम जिन पे आप 12% और 28% टैक्स लेते थे, उनको मोदी जी ने आज अगर आप देखिए तो 0% टैक्स के दायरे में रखा है जीएसटी आने के बाद। आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप देखिए मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है और थोड़ी बहुत चीजों में महंगाई बढ़ती है। आज अगर आप फ्यूल और सरसों के तेल की बात कर रहे हो तो आप हरी सब्जी की भी बात करिए, आप अनाजों की भी बात करिए, आप दाल की बात करिए, आप उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एजेंडे को सूट नहीं होता। देखिए महंगाई, नो डाउट मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है और उसका कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पे फर्क पड़ता है, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी महामारी होने के बाद आज विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जिसने अपना टैक्स ना बढ़ाए हों, तो फिर भी इस देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के बाद और करोड़ों रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के बाद भी सरकार ने एक टैक्स नहीं बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं आपको मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। और आप ऐसे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल होना चाहिए। आप देखिए महंगाई बात करिए, किशोर जी, लेकिन वो आप आपको ही राजस्थान की कह रहे भी हैं बात किशोर करिए। जी, आपको मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। महामारी का जो कोवैक्सीन आया था पहले, तो 250 रुपया में एक आदमी को कोवैक्सीन लगता था। उसको जस्ट डबल कर दिए, ये 1400 रुपया में कोवैक्सीन बिक रहा है। जो सामान्य बीमारी पे दवा दी जाती थी, चाहे डायबिटीज का हो कि बीपी का हो कि बुखार का हो, जो भी सामान्य दवा है उसके दाम में दुगुना वृद्धि हुआ है। सरसों तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है। गैस का दाम में 1.5 का इजाफा हुआ है। 900 रुपये गैस सिलेंडर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया है। ये साधारण बात नहीं है। राहुल गांधी यही देश की आवाज, लोगों की समस्या को उठा रहे हैं। जिस आवाज को ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों, देश के 135 करोड़ आबादी का जो समस्या है डे टू डे का, उसको राहुल गांधी उठा रहे हैं। ये राहुल गांधी के आवाज को नहीं दबा रहे। ये देश के लोगों के, आम लोगों का, गरीब मध्यम वर्ग की, जो जिसका फिक्स इनकम है और खर्चा फिक्स है, उसका जीना दुर्लभ हो गया इस देश में। और उस आवाज को राहुल गांधी उठा रहे हैं। ये लोग आवाज सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों की आवाज को, उस पर कोई काम करना नहीं चाहते हैं। महंगाई बढ़ी, ये महंगाई बढ़ी है। 100 रुपये सरसों तेल बिकता था, 200 रुपये आज खुले बाजार में बिक रहा है। दूध का कीमत में इजाफा हो गया, डीजल पेट्रोल गैस का कीमत में इजाफा हो गया। और ये कहते हैं कि नहीं ये कोई महंगाई अब इससे, अब तो लोगों का ये वजह है। ठीक है संदीप जी, यही वजह है कि आप लोगों के लिए कहा जाता है आप लोग विपक्ष की आवाज को सुनते नहीं है, यही वजह है। देखिए विपक्ष की आवाज हम नहीं सुनते। आप जनता को सुनाइए, लेकिन जनता को सुनाने के लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आप ट्विटर खेलेंगे, आप अपने घर से निकलना नहीं चाहेंगे, आप अपने नेताओं, गिने चुने नेताओं के अलावा आप किसी कार्यकर्ता से मिलना नहीं चाहेंगे, फिर कहेंगे कि भाजपा आपकी सरकार आपकी आवाज दबा रही है। आप बताइए, राहुल गांधी ने पिछले 1.5 साल में, 2 साल में कितने जनता के बीच में गए, कितने धरना प्रदर्शन किए, कितने आम जनता की उससे मुलाकात की, कितने बार वायनाड और यह सोनिया गांधी रायबरेली गई, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप ट्विटर खेलेंगे। देखिए जनता की आवाज बनी है यहाँ किसी भी प्रधानमंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि इनके 40 बड़े बड़े मंत्री निकम्मे थे। धरना प्रदर्शन करते हो तब भी आपको नहीं उठाया जाता। काजल जी, इनके सरकार, प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि इनके जो बड़े बड़े मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, ये सब निकम्मे निकले। इतने बड़ा भारी परिवर्तन ये क्या है? ये जनता के समस्या में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। और राहुल गांधी लोगों के बीच आवाज उठा रहे हैं, लेबरों के बीच जा रहे हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं। और राहुल गांधी कोई सवाल सरकार से पूछती है तो पहाड़ टूट जाता है। ये तो प्रधानमंत्री ने स्वयं ये डिक्लेयर कर दिया कि इनकी सरकार टोटली फेल्योर रही। महंगाई का मामला हो या कोरोना महामारी का मामला हो, इतने बड़े परिवर्तन पर कैबिनेट में फेरबदल, संदीप जी ऐसा नहीं लगता। ठीक है
ठीक है संदीप जी, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इलेक्शन है, प्रदेश में भी इलेक्शन है और कई राज्यों के इलेक्शन है, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, मैं पहली बात एक चीज बता दूं कि मुझे लगता है आपसे कि जवाब लूंगी, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस मुद्दे पर वापस आते हैं, दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, सवाल मेरा आपसे था, नुकसान का डर नहीं लगता? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दिन वोट बैंक की राजनीति हो गई है, अब देश हित की राजनीति होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये सरकार देश हित को लेके ही सर्वोप रही है। यहाँ क्यों गरीब और आम जनता के हित की बात ना की जाए, क्यों यहाँ देश हित की बात ना की जाए, क्यों यहाँ विकास की बात ना की जाए। और रही बात वोट बैंक की, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले आज बहुत अच्छे से जानते हैं, विपक्ष में बैठे हैं और जनता उन्हें विपक्ष में इसीलिए बैठा के रखती है कि वो कभी आम जनता के हित की और देश के हित की बात नहीं करते हैं। और देखिए, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ, सरकार इस चीज पे नजर बनाए हुए है कि स्थिति अगर कंट्रोल से बाहर होगी तो सरकार अगर तेल या अदर चीजें सरकार को आयात करने पड़ेंगे तो सरकार करेगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑयल के दाम या अदर चीजों के दाम फ्लक्चुएट हुए हैं वो थोड़ा बहुत मार्केट में फर्क पड़ता है। ठीक है किशोर जी, आपके विरोध प्रदर्शन से या फिर आपकी नाराजगी से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है? अगर आपको अपनी आवाज उठानी है तो या तो फिर विरोध का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। काजल जी, ये लोगों का आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। ये इस कोरोना महामारी में लोग अपने जान बचाने में लगा हुआ था और ये लोगों से अपने मन की बात करते हैं, लोगों की मन की बात नहीं करते, ये अपने मन की बात करते हैं। आप पूरा देश देखा है कि दिल्ली में और दिल्ली के देश के अन्य भागों के मुख्य शहरों में ऑक्सीजन से लोग मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन से मारे गए हैं। इनसे अगर कोई सवाल पूछे तो यही वोट की राजनीति की बात करते हैं। और सरकार ने तो खुद यह साबित कर दिया, प्रधानमंत्री इनके साबित कर दिए, कैबिनेट में फेरबदल पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फेरबदल किया, इतने बड़े पैमाने पे सारे बड़े मंत्री, चाहे वो रविशंकर हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे हर्षवर्धन हो, इतने बड़े पैमाने पे मंत्री का फेर, माने सरकार का कंट्रोल न महंगाई पे है और न सरकार का कंट्रोल किसी ड्रग सप्लायर पर है, न सरकार का कंट्रोल किसी अस्पताल के नियंत्रक पे है। सरकार नाम की सरकार रह गई है। ये बस हमेशा वोट की राजनीति करते हैं। लेकिन दिक्कत वो है आपकी आवाज को नहीं सुना जाता, दिक्कत वो है कि आपकी आवाज को नहीं सुना जाता। आप संसद तो के बाहर आवाज उठाएं या संसद के अंदर आवाज उठाएं, कैसे? आपको तरीका बदलना पड़ेगा या तो नहीं। तरीका अब क्या, जनता की आवाज, ये जिसके वोट से चुन के आए हैं उसकी आवाज को ये सुनना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच भी जाके बोलते हैं, राहुल गांधी ट्वीट भी करते हैं, राहुल गांधी मीडिया के माध्यम से भी ये सवाल सरकार से करते हैं। ये देश आज इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री से, इस सरकार से कहते रहे, इन्होंने लोगों को कोई मदद नहीं किया आर्थिक, लेकिन 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये शीश महल, अपना जिद, यही तानाशाह हुआ। ठीक है संदीप जी, आपको चिंता नहीं है, संदीप जी आपको देश की चिंता नहीं है, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। बारिश के बीच में भी पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में आंदोलन लगातार कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक बोर्ड को पूरी तरह से भंग नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन पिछले 1.5 महीने से लगातार जारी है। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं।
पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड का गठन होने से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और जब से बोर्ड का गठन हुआ है तब से इनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार बोर्ड को भंग करने का उचित फैसला नहीं ले रही है, जिसके चलते तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन जबरन उनकी निजी भूमि के साथ केदारनाथ धाम में छेड़छाड़ कर रहा है। पुरोहितों के केदारनाथ धाम में स्थित घरों को बिना तीर्थ पुरोहितों के पूछे ही उनको तोड़ा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जय बाबा केदार देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धाम में जो धरना है वो अभी तक जारी है और जारी तब तक रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से सरकार इसको रद्द नहीं करती है। और एक तरफ से सरकार कह रही है कि आपको बिना संज्ञान में लिए कोई भी काम हम नहीं करेंगे, और केदारपुरी में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के न होने के बावजूद भी बिना केदारपुरी को संज्ञान में लिए हुए यहाँ पे उनकी धर्मशाला को नापा जा रहा है और छेड़खानी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अभी भी सरकार को ये मानना पड़ेगा कि जब तक केदारपुरी को संज्ञान में न ले वो, या जब तक केदारपुरी को जो जानकारी न दे, यहाँ पे कोई भी छेड़खानी न करे। जय बाबा केदार। पिछले 1.5 महीने से तीर्थ पुरोहितों का जो धरना प्रदर्शन, जो आंदोलन लगातार बरकरार है। रोहित विक्रम संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, लगभग 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन तीर्थ पुरोहित आंदोलन से हटने को तैयार नहीं है। जी काजल, देखिए साफ तौर पर असल में क्या है, समस्या तीर्थ पुरोहितों के साथ ये है कि सरकार ने जो है देवस्थानम बोर्ड, जो कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड विधेयक जो है विधानसभा से पारित हो चुका है और एक कानून का रूप ले चुका है। इसमें अब जो मंदिर समितियां थी उन समितियों को भंग कर दिया गया है, यानी कि पूजा प्रसाद और जितना धन जो चढ़ावा आता था इन 4 धामों में उन पर मंदिर समितियों का अधिकार होता था। लेकिन अब 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद ये पूरा का पूरा पैसा अब बोर्ड के पास जाएगा, जिसको लेकर ये समितियां जो है पंडा पुरोहित सब नाराज हैं। और हालांकि सरकार ने ये कहा है कि भाई हाई पावर कमेटी का गठन हमने करने की प्रस्तुति कर दी है और हाई पावर कमेटी जो है ये निर्णय लेगी और सलाह मशवरा करेगी तीर्थ पुरोहितों से, पंडा पुरोहितों से, कि अगर उनके जो हक हकूक हैं या और अन्य समस्याएं हैं उनको किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है तो सरकार जो है उन विधेयक में उन निर्णयों को में संशोधन करेगी। तो फिलहाल जो है सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। मंदिर समिति जो है नाराज इस वजह से, क्योंकि अब सारा धन जो है बोर्ड के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। तो ये सरकार ने हाई पावर कमेटी की बात की है, लेकिन अब जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तोड़ फोड़ जारी है, तो एक बात तो तय है कि सरकार जो है उसने विधेयक को रद्द तो नहीं किया, क्योंकि विधानसभा में पारित विधेयक है, एक तरह का कानून है। तो उसी के तहत जो है अब ये धर्मशालाओं में अतिक्रमण या फिर धर्मशालाओं का टूटना, ये प्रक्रिया चल रही है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रोहित, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार बरकरार है। तकरीबन 1.5 महीने का समय हो चुका है जब से इनका प्रदर्शन चल रहा है। बारिश भी लगातार जारी है, लेकिन जो आंदोलन है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही तीर्थ पुरोहित पीछे हटने को तैयार है। उनका साफ कहना है कि हम प्रभावित हो रहे हैं। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आए दिन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के चुनाव रणनीतिकार के जिस तरीके से भूमिका उन्होंने निभाई थी, अब कांग्रेस को सियासी वैतरणी पार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर जुलाई के शुरुआती दिनों में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक एक्शन प्लान गांधी परिवार को दे सकते हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने राहुल प्रियंका से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के मसले पर वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा भी मांगा है। इसके साथ ही कोर टीम के सदस्यों के साथ पीके के एक्शन प्लान पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों बुलाई गई बैठक में राहुल गांधी और वरिष्ठ नेताओं का विचार विमर्श हुआ। इसमें ज्यादातर नेताओं का यही मानना था कि प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस को फायदा होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पीके के एक्शन प्लान पर चर्चा कर रहा है।
लेकिन शामिल होते हैं या नहीं इसका अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मुलाकातों का दौर चल रहा है और यूपी इलेक्शन में कांग्रेस प्रशांत किशोर की राय के अनुसार काम कर रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं बंगाल इलेक्शन जो ममता बनर्जी ने जीता है उसके पीछे भी प्रशांत किशोर का हाथ माना जाता है। कहा यह जाता है कि प्रशांत किशोर सलाह दे रहे थे ममता बनर्जी को और यही वजह है कि सरकार ने बंगाल में रिपीट किया, ममता बनर्जी ने रिपीट किया है। और पहले भी चुनावी रणनीतिकार इनको कहा जाता रहा है कि जिस भी पार्टी की रणनीति प्रशांत किशोर बनाते हैं सत्ता उस पार्टी की बनती है। अब इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस चलने की सोच रही है यूपी इलेक्शन में। अगर यही फॉर्मूला मिल जाता है तो फतेह हासिल शायद हो सकती है, ऐसा कांग्रेस के आलाकमान को लगता है। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।